अकबर अकबर का बाल्यकाल। भारत के इस मशहूर बादशाह का बाल्यकाल बड़ी बड़ी कठिनाइयों के बीच व्यतीत हुआ था। 1542 ईस्वी में अमरकोट की मरुभूमि में उस समय उसका जन्म हुआ था, जब हुमायूं मुसीबतों के मारे यहाँ वहाँ भटक रहा था। कंधार से भागते समय वह अकबर को वहीं छोड़ता गया। अकबर की उम्र कोई 1 वर्ष की थी। यद्यपि मिर्जा अस्करी हुमायूं को कैद कर लेना चाहता था, पर उसने अपने भतीजे अकबर को प्यार से अपने पास रखा। 1545 ईस्वी में जब हुमायूं ने कंधार जीता, तब कहीं अकबर को अपने पिता के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बेचारे अकबर का लालन पालन बादशाह के बेटे के समान नहीं हुआ, पर इसका फल अकबर के लिए अच्छा ही हुआ। वह विलासी और नाजुक होने के बदले हट्टा कट्ठा और मजबूत हो गया। उसे पढ़ने लिखने की अपेक्षा शूरवीर और शासक होने की अच्छी शिक्षा मिली। पानीपत की दूसरी लड़ाई। पिता के देहांत के बाद केवल 14 वर्ष की उम्र में ही अकबर बादशाही तख्त पर बैठा। पंजाब और दिल्ली तथा आगरे के आस ही पास उसका राज्य था। उसकी जड़ भी मजबूत नहीं होने पाई थी कि हुमायूं के देहांत की खबर सुन बंगाल और बिहार के पठान हेमू को सेनापति बना दिल्ली की ओर चल पड़े। हेमू ने आते ही दिल्ली और आगरे पर अधिकार जमा लिया। उस समय अकबर पंजाब में था। जब हेमू पंजाब पर भी कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा, तब मित्रों ने अकबर को काबुल भाग चलने की राय दी। पर अकबर साधारण बालक नहीं था। उसका हृदय बहुत पोढ़ा था। उसने हेमू से लड़ने का ही निश्चय किया। अकबर की देखरेख बैराम खां नामक एक सरदार करता था, जो हुमायूं का बहनोई और विश्वस्त सेनापति था। उसने भी यही राय दी कि जब भारत छोड़ना ही है, तब एक बार भाग्य परीक्षा करके ही क्यों न छोड़ें। निदान पानीपत के मैदान में अकबर और हेमू का भयंकर युद्ध हुआ। हेमू की हार हुई। वह अकबर के सामने लाया गया। बैराम खां ने अकबर से कहा, आप अपने हाथों इस दुष्ट को खत्म कीजिए। पर हारे तथा पकड़े हुए कैदी पर हाथ उठाना अकबर ने नीचता का काम समझा। इस पर बैराम खां ने खुद हेमू को मार डाला। पानीपत की इस दूसरी लड़ाई से मुगल राज्य की नींव मजबूत हो गई। बैराम खां का विद्रोह। अकबर को बालक देख बैराम स्वयं मनमानी हुकूमत करने लगा। वह किसी को पसंद नहीं आई। कभी कभी वह ऐसा काम कर डालता जो अकबर को बिल्कुल न भाते थे, परंतु वह अपने उसके उपकार को याद करके चुप रह जाता था। अंत में ऊब कर उसने 18 वर्ष की उम्र में 1560 ईस्वी में बादशाहत अपने हाथ में ले ली और बैराम को अलग कर दिया। इस पर बैराम ने विद्रोह किया, पर अकबर ने उसे हराकर क्षमा कर दिया। अकबर के अन्य अफसर भी उसे छोटा समझ उसकी हुकूमत नहीं मानते थे, पर उन सबको भी उसने बुद्धिमानी से अपने वश में कर लिया। इस प्रकार वह शुरू की कठिनाइयों को झेलकर 1567 ईस्वी में निश्चिंत हुआ। फिर उसने राज्य बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। राजपूतों के साथ मेल। अकबर ने देखा कि भारत में राजपूत बहुत जबरदस्त हैं। यदि इनसे दोस्ती हो जाए तो मैं इनकी सहायता से सारे भारत पर अधिकार जमा सकता हूं। बस पहले तो उसने राजपूतों को हराया, फिर उनसे मेल बढ़ाना शुरू किया। दोस्ती मजबूत करने के लिए उसने आमेर या जयपुर के राजा बिहारी मल व बहारमल की बेटी से अपना विवाह किया और उसके पौत्र मान सिंह को अपना प्रधान सेनापति तथा बंगाल का सूबेदार बनाया। इसके बाद अकबर ने अपने पुत्र सलीम का विवाह जोधपुर की राजकुमारी योधाबाई के साथ किया। इसके साथ ही उसने राजपूतों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। उसकी इस नीति से राजपूत बहुत प्रभावित हुए और हृदय से उसके सहायक बन गए। चित्तौड़ पर चढ़ाई। परंतु मेवाड़ के राणा उदय सिंह अपने मान और हिंदूपन का बड़ा अभिमान रखते थे। वे अकबर के साथ विवाह बंधन में नहीं बंधे। तब अकबर ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। राणा भागकर अरावली पर्वत पर चले गए, परंतु कुछ राजपूतों ने बड़ी बहादुरी से चित्तौड़ की रक्षा की। उनके जूझ मरने और राजपूतनियों के जल मरने के बाद चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया। उदय सिंह के मरने पर उसके पुत्र राणा प्रताप सिंह ने उदयपुर में मेवाड़ की राजधानी कायम की और अकबर से बहुत दिनों तक लड़ते झगड़ते अपने अधिकांश राज्य का उद्धार कर ही लिया। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और सलीम का जो घनघोर युद्ध हुआ था, वह इतिहास में बहुत
प्रसिद्ध है। अकबर दिग्विजय। राजपूतों की सहायता मिलने पर अकबर ने अपना राज्य बढ़ाना शुरू किया। उसने पहले गुजरात पर आक्रमण किया। उस पर अब तक बहादुर शाह के वंशजों का अधिकार था। अकबर के पहुंचते ही वहां का शासक भाग गया और गुजरात बात ही बात में अकबर के हाथ में आ गया। बंगाल के पठान नवाब सदा उपद्रव किया करते थे। हुमायूं के लौटने के पहले ही बंगाल स्वतंत्र हो गया था। 1574 ईस्वी में अकबर ने स्वयं बंगाल पर चढ़ाई की। वहां का नवाब दाऊद खां हार गया। बादशाह ने मान सिंह को बंगाल का सूबेदार बना दिया, जिसने वहां पूर्ण शांति स्थापित कर दी। इसके थोड़े दिन बाद ही अकबर ने काबुल, कंधार, कश्मीर, सिंध और उड़ीसा के प्रांत जीतकर अपने राज्य में मिला लिए। इस प्रकार उत्तर भारत जीतने पर अकबर ने दक्षिण पर चढ़ाई की। बरार और खानदेश पर तो शीघ्र अधिकार हो गया, पर अहमदनगर जीतने में बड़ी ही कठिनाई हुई। बीजापुर की सुल्तान चांद बीबी स्वयं अहमदनगर की रक्षा कर रही थी। वह अपने समय की बड़ी ही वीर नारी थी। वह अपने सैनिकों को बराबर उत्साहित करती और खुद तलवार लेकर लड़ती थी। मुगल सेना बहुत दिनों तक घेरा डाले पड़ी रही, पर चांद बीबी के देहांत के बाद ही वह अहमदनगर पर अधिकार कर सकी। बाद खानदेश और बरार नामक दो और प्रदेश भी अकबर के राज्य में शामिल हो गए। अकबर का शासन प्रबंध। शासन की सुविधा के लिए अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 सूबों में बांट दिया था। उनमें सूबेदार सब तरह की हुकूमत करते थे। उनके अधीन रहने वाले दीवान मालगुजारी वसूल करते थे। काजी की सहायता से न्याय होता था। राजा टोडरमल ने भूमि की पैमाइश कर मालगुजारी का बंदोबस्त किया था। फौजदार काम की देखरेख करते थे। न्याय विभाग का प्रबंध बहुत उत्तम था। कोतवाल के अधीन शहर पुलिस रहती थी। सूबे की मालगुजारी से खर्च चलता था और बाकी आगरे के खजाने में भेज दिया जाता था। हिंदुओं के साथ वर्ताव। हिंदुओं के साथ अकबर का व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा। उसने मुसलमान और हिंदू का भेद मिटा दिया था। हिंदुओं को राज्य में ऊंचे से ऊंचे पद दिए जाते थे और उनकी बड़ी कदर की जाती थी। अकबर ने जजिया आदि टैक्स जो सिर्फ हिंदुओं पर थे उठा दिए थे। गौवध बिल्कुल बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, सप्ताह में ऐसे कई दिन निश्चित कर दिए थे जिनमें अन्य पशुओं की हिंसा करना भी मना था। इसके सिवाय अकबर ने हिंदू समाज के सतीदाह, बाल विवाह आदि दोषों को भी दूर करने की बहुत चेष्टा की थी। उसने हिंदुओं का विश्वास किया और उन्हें सच्चा मित्र समझा। देश की दशा। प्रजा अमन चैन की वंशी बजाती थी। राज्य में चारों तरफ शांति थी। टैक्स का भार कम था। चीजें सस्ते मोल बिकती थी। व्यापार बहुत बढ़ गया था। साहित्य की खूब उन्नति हुई थी। बड़े बड़े पंडित, कवि और लेखक अकबर के दरबार में रहते थे। बादशाह को संस्कृत से प्रेम था और उसने रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कराए थे। फारसी भाषा में इतिहास के भी कई ग्रंथ लिखे गए थे। हिंदी को राजश्रय मिल चुका था। बादशाह स्वयं हिंदी में कविता रचते थे। उनके प्रसिद्ध सेनापति रहीम की कविता तो आज भी बड़े प्रेम से पढ़ी जाती है। तुलसीदास और केशव अकबरी काल के ही कवि थे, जिनके रचे ग्रंथ अब तक हिंदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। गान विद्या और चित्रकला की भी बड़ी उन्नति हुई थी। बादशाह को इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उनके समय के बने हुए फतेहपुर सीकरी के महल, आगरे का लाल पत्थर का किला आदि ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर दर्शकों का जी प्रसन्न हो जाता है। अकबर का चरित्र। अकबर की गिनती दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों में की जाती है। वह अपने कर्तव्य को खूब जानता और उनका पालन भी अच्छी तरह करता था। उसने प्रजा और साम्राज्य को सुखी तथा संपन्न बनाने के लिए सब तरह की कोशिश की थी। वह वीर और योद्धा होने पर भी रक्तपात पसंद नहीं करता था। उसका स्वभाव उदार, क्षमाशील, विश्वासी और दयालु था। उसने हिंदू मुसलमान का भेद एक प्रकार से मिटा दिया था। वह जात पात का भेद छोड़कर गुणानुसार लोगों को ओहदे देता था। जो उसके अधीन हो जाता था उसकी सब तरह रक्षा करता था। वह सब में एकता स्थापित करना अपना कर्तव्य समझता था।
उसके यहाँ विद्वानों और गुणियों का बड़ा आदर होता था। महाराज विक्रमादित्य के समान अकबरी दरबार में भी नवरत्न थे, जिनमें अर्थमंत्री टोडरमल, राजकवि फैजी, ऐतिहासिक अबुल फजल, सेनापति मानसिंह, नीति चतुर रहीम, विनोद प्रिय बीरबल, संगीताचार्य तानसेन आदि की गिनती की जाती है। अकबर के दरबार में भिन्न भिन्न धर्मों के आचार्यों का भी जमघट रहता था। अकबर बड़े प्रेम से उनके धर्मों की बातें सुनता था। वह सभी धर्मों का आदर करता था। उसने स्वयं दीन इलाही के नाम से एक धर्म चलाया था, पर उसे मानने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया। इसमें संदेह नहीं कि अकबर एक बड़ा ही भाग्यवान बादशाह था। मृत्यु। परंतु अकबर का बुढ़ापा सुख से नहीं बीता। उसके मुराद और दानियाल नामक 2 पुत्र मर गए। बड़ा बेटा सलीम बागी हो गया। वह बड़ा ही अफीमची था। उसने अकबर के मित्र अबुल फजल को मरवा डाला। इससे अकबर को बड़ी चोट पहुंची। बीरबल जैसे प्यारे मित्र भी उसे छोड़कर चल बसे। इन सब घटनाओं ने अकबर का दिल तोड़ दिया। 1605 ईस्वी में एक भरा पूरा साम्राज्य छोड़कर वह भी मौत के मुंह में चला गया। अकबर और अशोक की तुलना। इतिहासकार अक्सर अकबर और अशोक की तुलना करते हैं। यद्यपि दोनों के समय और अवस्था में आकाश पाताल का अंतर है, तथापि कई बातें ऐसी हैं जो दोनों में समान भाव से पाई जाती हैं। दोनों सदा प्रजा की भलाई सोचा करते थे और दोनों ने उसके लिए अनेक हितकर कार्य किए थे। दोनों प्रजाप्रिय थे। दोनों के ही शासन में प्रजा पर साधारण कर लगाए गए थे। दोनों ने ही राष्ट्र निर्माण के विचार से राज्य का विस्तार किया था और उसमें शांति स्थापित की थी। परंतु अशोक के साम्राज्य से अकबर का साम्राज्य विस्तार में कम था। अशोक जबरदस्त धर्म प्रचारक थे और अकबर ने अपने धर्म के प्रचार की चेष्टा ही नहीं की।